जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट मर्मर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये तीनों टॉपिक्स बहुत ही वास्ट हैं, मेजर टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है। और डिटेल बहुत रिक्वायर्ड है इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ हम उतना ही पढ़ें जितना हमारी मैडम ने हमें पढ़ाया है और उसी को बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो इसके साथ ही हम सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है हार्ट का। तो ये सामने आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें एक रियल इमेज दिखाई गई है हार्ट की और उसके काफ़ी सारे पोर्शंस दिखाए जा रहे हैं आपको। ठीक, इसके अलावा ये एक डाइसेक्शन है उस हार्ट की हुई, वो सारे पोर्शंस, उसके सारे पार्ट्स जो आपको मालूम होने चाहिए वो अंदर अंदर के अंदर से दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है सिंपली वो है हार्ट। ठीक, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम सारी बातें करेंगे हार्ट के मुतालिक। देखिए, हार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा है और यही हमारी जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो परफॉर्म करवाता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस रिदमेटिक मूवमेंट शो करता है जब ड्यूरिंग बिफोर द बर्थ, आपके पैदा होने से पहले, जब तक आपकी डेथ ना हो, ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसकी मूवमेंट होती रहती है। आपके हार्ट का साइज कहने में आता है कि आपकी मुट्ठी जितना होता है, ठीक है। और आपके हार्ट को एक लेयर कवर कर रही होती है, जिस तरह आपके बाकी ऑर्गन्स जितने भी हैं उनको भी एक लेयर कवर करती है। जिस तरह हमने किडनी में पढ़ा कि किडनी को कवर करती है पेरिटोनियम, तो आपके हार्ट को जो लेयर कवर कर रही होती है वो होती है पेरिकार्डियम कैविटी, ठीक है, और पेरिकार्डियम टिश्यू। और आपका हार्ट आपके दोनों लंग्स के दरमियान होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, और स्लाइटली लेफ्ट साइड पर होता है, स्टर्नम के पीछे होता है बैक साइड पर, और वर्टिबल कॉलम के सामने उनके बीच में होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमारा हार्ट मोस्टली कार्डिक मसल्स का बना हुआ है, कुछ फिब्रस टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ भी इसमें होते हैं। और बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स के अंदर जो उनका हार्ट है वो 4 चैम्बर है, यानी 2 उसके अंदर, ये 2 ऊपर वाले आर्टरियम्स हैं और 2 ये नीचे वाले वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ठीक, और इन सब की एक कंटिन्यूस अल्टरनेशन और कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होती है, वो आपकी कार्डिक साइकिल कहलाती है। ठीक है, जब आपका हार्ट फुली कॉन्ट्रैक्ट हो, फुली रिलैक्स होता है, तो उस कंडीशन को हम डायस्टोल कहते हैं। और जब वो फुली कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपके वेंट्रिकल्स फुली कॉन्ट्रैक्ट, आपका पूरा हार्ट पूरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस कंडीशन को हम सिस्टोल कहते हैं। इसके साथ ही अब थोड़ा ब्लड मैकेनिज्म, कि ब्लड हार्ट में किस तरह फ्लो करता है। देखें, आपकी बॉडी से जितना भी ब्लड आ रहा है, अगर वो आपके अपर पोर्शन से आ रहा है, यानी से फॉर एग्जांपल वो आपके हेड से आ रहा है, शोल्डर से, या जो भी पोर्शन आपके हार्ट के ऊपर है, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है वो आता है सुपीरियर वेना केवा से। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, इसी के साथ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी के अंदर आपकी हार्ट में आ रहा है, आपके नीचे वाले पोर्शन, बॉडी के पोर्शन से, जो हार्ट के नीचे है इंफीरियर पोर्शन से, उस वो आता है इंफीरियर वेना केवा से। ये दोनों वेना केवा आपके हार्ट को डिस्चार्ज करती हैं आपके राइट आर्टरियम में। ठीक है, तो राइट आर्टरियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, देन राइट आर्टरियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के दरमियान। ठीक, और देन फिर ये राइट वेंट्रिकल से जा, जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए लंग्स के पास। ये देखें, एक आर्टरी लेफ्ट लंग की तरफ लेके जा रही है और एक राइट लंग की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि ब्लड की इस डीऑक्सीजनेशन, ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो सके, इसे ऑक्सीजन मिल जाए। देन वहाँ से वापस जो आर्टरी, जो वीन्स ब्लड को लेकर आती हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है,
वाहिद वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वो हैं पल्मोनरी वेन्स, और वाहिद आर्टरीज जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वो हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट और भी है कि सिंपल डेफिनेशन जो आप आर्टरी या वेन्स की याद रखें वो ये है कि अक्सर लोग उसमें ऑक्सीजनेशन डी ऑक्सीजनेशन का कॉन्सेप्ट भी डालते हैं, लेकिन फिर उसमें हमें एक्सेप्शनल केसेस मिल जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन का। तो सिंपल केस जिसमें आप आर्टरी या जो वीन का रखें कि वीन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो आपकी बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएं। ठीक, और आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो आपके हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाएं। ठीक है, भले अब वो लंग्स की तरफ लेकर जा रही हैं या पूरी बॉडी की तरफ। तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। और कैपिलरी सिंपली वो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन योर बॉडी एंड ब्लड। ठीक है, तो इसके साथ सबसे पहले आप यहाँ पर एक वॉल भी देख रहे हैं जो ट्राइकिस्पिड वॉल है। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है बैकवर्ड ऑफ फ्लो, ताकि जो राइट आर्टरियम जब पंप करेगा ब्लड को लंग्स की तरफ तो ये ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना हो, वापस आर्टरियम में ना जाए। ठीक है, तो ये क्लोज हो जाता है। इसी के साथ साथ कुछ वॉल्स यहाँ पर भी हैं जिसे हम पल्मोनरी वॉल कहते हैं। ठीक है, एक, ठीक है, और इसको हम वैसे सेमिनल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड चला गया है उसके बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए, ताकि वो दोबारा वेंट्रिकल में ना आए, उसके लिए यहाँ पर भी एक वॉल्व है। ठीक है, फिर वो ब्लड लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। फर्दर जो वो आता है तो वो आता है इन पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए आपके लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, वहाँ से वो नीचे होता हुआ आता है एक मिट्रल वॉल या बाइकिस्पिड वॉल के ज़रिए। ठीक है, और फिर वो क्लोज हो जाता है उस ब्लड के आने के बाद, ताकि जब आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना कर सके वापस। ठीक है, देन वो वहाँ से एक और वाल है जो ऑर्टिक वाल है, यहाँ से ये ब्लड फ्लो होता है आपका पूरी बॉडी, यानी ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन लंग्स से आया होता है, तो यहाँ से ये ब्लड वेंट्रिकल, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये आपके ब्लड को भेज देता है आपकी आर्टा यानी सबसे बड़ी जो आर्टरी है उसकी तरफ, ताकि फर्दर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी और आपके हेड रीजन को, हार्ट के अलावा और हार्ट के टिश्यूज़ को भी मिल सके। यहाँ पर ये वॉल्स आप देख लें, यहाँ पर ये ट्राइकिस्पिड वॉल है, और यहाँ पर ये बाइकिस्पिड या मेटल वॉल है, यहाँ पर एक ऑर्टिक वॉल है, और यहाँ पर ये पल्मोनरी वॉल है। इन वॉल्स को हम सेमिनुलर वॉल्स भी कहते हैं कलेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद एक एक टर्म यहाँ पर दी जाती है जिसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। देखें, कार्डिक आउटपुट क्या होता है? कार्डिक आउटपुट सिंपली ये है कि जितना आपका एक ब्लड एक मिनट के अंदर, जितना आपका ब्लड, द वॉल्यूम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जब जितना आपका ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एक मिनट में पंप कर दे आपकी आर्टरी के अंदर, उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। ये देखें आप, ये डेफिनेशन है कार्डिक आउटपुट की। ठीक है, और हमें जैसे पता है कि हमारा एक मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती हैं, 70 टू 75 वो हो सकती हैं। तो उस हर एक हार्ट बीट के अंदर जो ब्लड हमारी क्या नाम है वेंट्रिकल से आर्टरी की तरफ जाता है वो होता है 75 मिलीलीटर। ठीक है, अब उन हार्ट बीट्स को कैलकुलेट करते हुए, यानी एक बीट में जा रहा है 75 मिलीलीटर, और एक एवरेज पर्सन की अगर हार्ट बीट है 70 टाइम्स, तो उस 70 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 75 से, यानी एक बीट में कितना जाता है 75, और उसके टोटल हार्ट बीट्स कितनी हैं 70। तो जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो कहलाता है कार्डिक आउटपुट, यानी एक मिनट में उसका लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना पंप कर रहा है आरोटा में, ताकि वो पूरी बॉडी को मिल सके। तो इस पूरे फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट।
यानी आपका जो ये पोर्शन है, आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल, जो 1 मिनट में जितना भी ब्लड पंप करता है आर्टा की तरफ ताकि वो बाकी बॉडी में जा सके, उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट, जो कि कैलकुलेट होता है कि एक हार्ट बीट के अंदर 75 मिलीलीटर ब्लड जाता है। तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाकी तमाम हार्ट बीट से जो एक इंसान ले रहा है। जैसे से फॉर एग्जांपल 70 है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 75 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा कोई 5.25 लीटर। ठीक। तो ब्लड का मैकेनिज्म हमने, स्ट्रक्चर को हमने देख लिया, और ब्लड फ्लो का मैकेनिज्म हमें पता चल गया, और कार्डिक आउटपुट की टर्म क्या है वो हमें पता चल गई। तो अब जब इन ये फुली कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशंस हो रही होती हैं, तो तो हार्ट में से कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करता है। ये साउंड्स हार्ट के नॉर्मल साउंड्स हैं, जिनको हम लब या डब, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, DU भी रख लीजिएगा, लब डब, इस तरह के दो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जब हार्ट आपका नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है। और वो हो इस वजह से रहे होते हैं क्योंकि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की फेज़ में जा रहा है, तो उसकी वजह से। और उसके अलावा जब आपके वॉल्व्स बंद होते हैं और जब आपके वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं, तो वो उनके पीछे उनके अगेंस्ट प्रेशर डेवलप होके जाते हैं, तो वो कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पहला साउंड जो लब साउंड आता है, वो आता है जब आपका हार्ट, आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। ठीक है। और फिर वो, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसके पीछे ए बी वॉल्स लगे होते हैं, यानी वो वॉल्स जो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं ताकि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो ब्लड दोबारा आर्टरियम में ना जाए और वो डायरेक्ट जाए जहाँ, अब क्या नाम है, वो आर्टरीज के अंदर जाए। ठीक है। भले वो पल्मोनरी आर्टरी में जाए ऑक्सीजनेशन के लिए, अगर वो राइट वेंट्रिकल से जा रहा है, या फिर वो आर्टा में जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के लिए अगर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है। तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, ये होता है लब साउंड। उसके बाद उसका आपको पता है कि हार्ट की जो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन है, वो एक हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक रिलैक्सेशन फेज आता है। तो जो सेकंड रिलैक्सेशन फेज आता है, जिसको हम कहते हैं डब साउंड, वो आता है जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो वो कुछ ब्लड, क्योंकि उनके रिलैक्सेशन की वजह से जब आर्टरियम में उनके ऊपर से ब्लड आ रहा होता है ताकि वो दोबारा पंप करें। ठीक है। तो वो ब्लड हल्का हल्का आपके सेमिनल वॉल से लग रहा होता है। ठीक है। उस साउंड, जो वहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं डब साउंड। चलें, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है, आपने हार्ट के नॉर्मल साउंड्स देख लिए, हार्ट के नॉर्मल साउंड से लब डब, लेकिन किसी वजह से, और वो साउंड्स कंट्रोल हो रहे थे किस वजह से, कि वो आवाज़ जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रहा था, तो जो जो रिमेनिंग ब्लड होता है, वो जब लगता है उन कुछ वॉल्स पर, तो नॉर्मल साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं लब या डब। लेकिन अगर वो वॉल्स ख़राब हो जाए हैं, आपके वो जो हार्ट के जो वॉल्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट आ जाए और वो प्रॉपरली क्लोज ना हो, तो एक दूसरा डिस्प्लेचर साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम मरमर या हिस साउंड लाइक एक साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, कुछ लोगों में बचपन से ही बाय बर्थ उनके ये वॉल्स डैमेज होते हैं, या कुछ लोगों को एक इन्फेक्शन की वजह से र्यूमेटिक फीवर होता है, जिसकी वजह से उनके वो वॉल्स डैमेज हो जाते हैं, और वॉल्स डैमेज होने की वजह से आपको पता है ब्लड ब्लड का बैकवर्ड फ्लो होता है, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने की वजह से, और एक अजीब सी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये कोई इतना सीरियस डिसऑर्डर नहीं है, आजकल इसको रिकवर किया जा सकता है। ठीक। इसको रिकवर किया जा सकता है। रीमेटिक फीवर क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। देखें, ये एक नॉन कॉन्टेजियस बीमारी है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टेप्टोकोकल एक बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन से इंसानों को लगती है। और आमतौर पर इसमें ख़तरनाक बात ये है कि ये जवान लोगों को, यंग पीपल को ज़्यादा लगती है। ठीक है। और इसमें होता क्या है, देखिए, जहाँ पर भी ये वर्ड आया र्यूमेटिज्म या र्यूमेटिक, इससे मुराद होता है जोड़ों का दर्द। ठीक है। अब इसमें इंसान को
उसके जोड़ों में भी दर्द होता है और उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा बुखार भी होता है, तो इसको इसलिए हम रियूमेटिक फीवर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक दिखाया जा रहा है, ये आपका नॉर्मल हार्ट है जो ब्लड फ्लो कर रहा है और उसके वॉल्व्स ठीक काम कर रहे हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये वॉल्व्स बंद हैं ताकि ब्लड सही जाए, और इसी तरह। लेकिन जो अगर अगर आपके वॉल्व्स प्रॉपरली बंद नहीं होते तो फिर ये कंडीशन वॉल्व के लीक होने की वजह से, और कि ब्लड लीक होता है जो कि प्रॉब्लम काज करता है और एक अजीब सा साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम हिसिंग साउंड कहते हैं, और उस कंडीशन को हम मरमर कहते हैं। जी मर कहते हैं। ठीक है, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। जितनी भी ये कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं आपके हार्ट की, दिखने में तो इस तरह आता है कि जैसे आपके हार्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हो, कोई करंट दौड़ रहा हो, और ऐसा ही होता है। ये जो जितनी भी हार्ट की एक्टिविटी है, जो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये करवाई जाती हैं एक पेस मेकर के ज़रिए। ये समझें, इस ये नेचुरल ही एक स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ कार्डिक मसल्स के कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो एज अ पेस मेकर या समझें एक बैटरी की तरह वर्क करते हैं। ये होते कहाँ हैं? ये आपके राइट आर्ट्रियम, यानी जहाँ पर वीना कैवा एंटर ही हो रही होती है, जहाँ पर डिऑक्सीजन, उसके ऊपर ही, उसके साथ ही वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये आपके हार्ट पंप, यानी हार्ट की पंपिंग रिदम्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं, जो रिलैक्सेशन हो रही हैं, उनको मेंटेन कर रहे होते हैं, और यही जनरेट करते हैं सिग्नल जो बैटरी की लाइक, या जिस तरह आपके नर्व सेल्स जो सिग्नल जनरेट करते हैं, नर्व इम्पल्सिस, ताकि करंट हो और सिग्नल्स यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट हो, इसी तरह ये भी सिग्नल्स क्रिएट करते हैं ताकि आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो सके। सबसे पहला जो सिग्नल क्रिएट करता है, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, वो करता है एस ए नोड, यानी साइनो आर्ट्रियल, इसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद इसकी जो जो ट्रांसमिशन होती है, ये अपने सिग्नल पास कर देता है एक दूसरे नोड को, जिसको हम एवी, एट्रियोवेंट्रिकल नोड कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है बिटवीन राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, देन फर्दर फिर एवी नोड ये सिग्नल्स ट्रांसलेट, यानी आगे भेज देता है आपके हार्ट के दूसरे पार्ट जो परकंजी फाइबर्स हैं और बंडल्स ऑफ हिस हैं, ताकि ये पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो जनरेट हुए हैं, वो आपकी पूरी बॉडी को मिल सकें। ये देखें किस तरह होता है ये। सबसे पहले आपका एसए नोड जो है, जो राइट आर्टरियम के बिल्कुल यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ कह लें, कुछ मसल्स हैं जो ये एक्टिविटी को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जिन्हें हम एसए नोड कहते हैं। देन ये वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ट्रांसमिट कर देते हैं एवी नोड की तरफ। देन फर्दर एवी नोड इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, इस इलेक्ट्रिकल करंट को बंडल ऑफ हिस और परकंजी फाइबर्स की तरफ ट्रांसमिट करता है, जो कि इस पूरी करंट को पूरे हार्ट में ट्रांसमिट कर देते हैं, और आपके हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये पंपिंग मैकेनिज्म जो चल रहा होता है, वो इस इलेक्ट्रिकल करंट, इस इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जो कि आपका हार्ट खुद ही जनरेट कर रहा होता है, को मिलता है। और कुछ लोगों के ये भी ख़राब हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी मिल जाती हैं कुछ लोगों की, ये पेस मेकर के तौर पे। अगर कुछ लोगों का ये ऐसे नोट ख़राब हो जाए तो आपने देखा होगा अक्सर उनके ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी होती है, जो कि जिसे हम पेस मेकर कहते हैं, जो कि काम कर रही होती है नेचुरली ऐसे नोट की तरह। चलें अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। देखिए, आम तौर पे हम जिस चीज़ को हम हार्ट अटैक करते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, उसकी जो बायोलॉजिकल टर्म है वो है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ठीक है, जिसके अंदर होता क्या है कि आपकी कोई सी भी एक आर्टरी
ब्लॉक हो जाती है जो आपके हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, क्योंकि आप जानते हैं सिर्फ ब्लड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट सारे गैसेज होती हैं जो कि किसी भी नरिशमेंट डेवलपमेंट या काम करने के लिए किसी भी एक टिश्यू या और सेल के लिए लाजमी है। आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, अगर वो आर्टरी अकड़ जाए मतलब स्पेज़म का शिकार हो जाए किसी वजह से, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए या उसकी हार्डनिंग और आर्टरियोस्क्लेरोसिस के मायने होते हैं हार्डनिंग और थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है, या उसमें कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, तो ये 3 मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपकी आर्टरी ब्लॉक होती है। और देन क्या होता है, वो आर्टरी जिस भी आपके हार्ट मसल्स को हार्ट के पोर्शन को ब्लड सप्लाई कर रही होती है वो ब्लड सप्लाई रुक जाता है, जिसकी वजह से उन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नरिशमेंट और बाकी सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं और एक परमानेंट लॉस होता है उस पोर्शन का। फिर वो पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कार्डिक मसल्स हैं वो खुद को रीजनरेट नहीं कर सकते। अगर उनकी जगह टिश्यूज़ जो रिप्लेस होते हैं वो कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ या स्कार टिश्यूज़ आके उनको रिप्लेस करते हैं, वो फर्दर खुद को रीजनरेट नहीं कर सकते। एक दफ़ा डिवाइड होने के बाद अपनी अपनी पूरी जो लाइफ है उनको इख्तियार करने के बाद उसके कार्डिक मसल्स के जो सेल्स हैं वो जी नॉट फेज़ में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह आपकी आर्टरी ब्लॉक होती है। ये एक नॉर्मल आर्टरी है, देन क्लॉट फॉर्मेशन हुई, उस क्लॉट ने बिल्कुल ही आपके ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ये हुआ कि उन हार्ट टिश्यूज़ को जहाँ वो जा रही वो ब्लड और वो नरिशमेंट लेके जा रही थी वो ब्लॉक हुए और वो हार्ट टिश्यूज़ डेड हो गए, ठीक है। याद रखने की बात यह है कि आपका हार्ट खुद भी एक ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म कर रहा है, लेकिन इसको खुद को भी न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन चाहिए। जो आर्टरी आपके आरोटरा से निकलती है और वो खुद दोबारा हार्ट में आकर हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसकी नरिशमेंट के लिए, इसकी ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ये भी एक ऑर्गन है, इसको भी वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उन आर्टरीज़ के ग्रुप को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। और उनके ही किसी आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होता है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं जिसकी वजह से होता क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होने की वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो होती हैं। जब आपको हार्ट अटैक होता है तो उस वक्त वो पेशेंट एक नमनेस या कन्फ्यूजन की स्टेट में चले जाता है। नमनेस कहते हैं जिसके अंदर इंसान का टच, सीइंग और लिसनिंग का पावर हो जाए। वैसे तो ये ओल्ड एज में तो सबके साथ ही होता है, लेकिन जिस पेशेंट को, क्योंकि आपको पता है आजकल हार्ट अटैक किसी भी एज में आ सकता है, तो उसकी वजह से जब उस पेशेंट को जब हार्ट अटैक होता है तो वो उसकी ये स्टेट हो जाती है कि उसके सेंसेस काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी सारी वही बातें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। जब हार्ट मसल जो डेड होते हैं उनकी जगह कुछ फंक्शनल फिब्रस टिश्यूज़ हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन वो उस तरह काम नहीं करते जिस तरह, या उनकी वो उस तरह इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाते जो हमारे मायोकार्डियल टिश्यूज़ काम करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट को अपना काम करने में एक डिफ़िकल्टी का फेस होती है। अब हम देखते हैं कि हार्ट अटैक आता किस तरह से है। ये देखें, जैसे ही आपकी कोई आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी की कोई ब्रांच जो आपके हार्ट को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही होती है वो ब्लॉक्ड होती है, ठीक है। अच्छा, ये मैकेनिज्म ऐसे नहीं होता कि आसानी से ही शुरू हो जाना होता है। शुरू में जब वो ब्लॉक होना शुरू होती है वो होती है कैल्शियम या प्रोटीन या फैटी मैटर्स या उसके कुछ सेल्स इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाएं, तो उसकी वजह से वो आर्टरी नैरो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का बीपी भी रेज़ होता है। और जब वो ज़्यादा नैरो हो जाती है तो उस पोर्शन को ऑक्सीजन कम मिलना शुरू होता है और न्यूट्रिएंट्स भी, जिसकी वजह से टाइम बाय टाइम ग्रेजुअली वो मसल्स डाई होना शुरू होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से
हार्ट अटैक होने से पहले अगर वो पेशेंट हार्ट अटैक का पेशेंट है या उसको हार्ट अटैक के केसेस हो सकते हैं, तो उससे पहले उसको ओकेशनली चेस्ट पेन होता है। उस चेस्ट पेन को हम एंजाइना पेक्टोरसिस कहते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उसके बहुत सारे टिश्यूज़ ऑलरेडी डेड हो चुके होते हैं और उसको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। और ये चेस्ट पेन उसको रेस्टिंग कंडीशन में भी उस तरह होता है, क्योंकि उसका हार्ट बहुत मुश्किल से अपने पंपिंग मैकेनिज़्म को कर रहा होता है, जिसकी और ये एक निशानदेही होती है कि उसको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी हैं हार्ट अटैक के, जैसे डिस्कम्फर्टनेस कहना, बेइत्मीनानी बेसुकूनी कहना, हैवीनेस है, भारीपन होना, स्वेटिंग पसीना या ज़्यादा आना, ठीक है, नोज़िया या वोमिटिंग होना। लेकिन नोज़िया और वोमिटिंग में डिफरेंशिएट याद रखिएगा। वोमिटिंग कहते हैं जब आपको मतली हो गई, आपने मतली या उल्टी कर दी। उससे पहले की जो कैफियत होती है, जब आपका दिल चाह रहा होता है उल्टी करने का या आपको बस लग रहा होता है मुझे उल्टी आने वाली है, मतली होने की उस कैफियत को, जिसमें आपने वो मतली नहीं की होती या उल्टी, उस कैफियत को हम नोज़िया कहते हैं। और उसके अलावा हार्ट अटैक के कुछ और सिम्टम्स भी हैं कि उस पेशेंट के जबड़ों में से, यानी जो बैक जॉज हैं और उसके गलों में और उसके जो अपर आर्म्स हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। हार्ट अटैक को या हार्ट की क्या कंडीशन है, उसको हम डायग्नोज करवा सकते हैं कुछ पैरामीटर्स के ज़रिए। इलेक्ट्रोकार्डियम ईसीजी करवा के कि हार्ट किस तरह फंक्शन कर रहा है, नॉर्मली फंक्शन कर रहा है या कुछ उसके मसल्स ख़राब हो गए हैं। ब्लड टेस्ट के ज़रिए करवा कर, या इकोकार्डियोग्राफी होती है, या कार्डिक कैथेनाइजेशन होती है, जिसके अंदर हम हार्ट मसल आइडेंटिफाई करते हैं कि आया हार्ट मसल्स कुछ डाई हुए हैं भी या नहीं। ठीक। उसके अलावा इसके कुछ ट्रीटमेंट्स भी हैं हार्ट अटैक के, जिसके ज़रिए आप हार्ट अटैक को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। ये डॉक्टर्स करते हैं जब वो किसी हार्ट पेशेंट को देखते हैं। सबसे पहले तो उसे एस्पिरिन की एक गोली खिलाई जाती है, ताकि जो उसके अंदर फर्दर आर्टरीज़ के ब्लॉक होने की वजह से कोई ब्लड क्लॉटिंग ना हो फर्दर कोई, क्योंकि आर्टरीज ब्लॉक किसी क्लॉट की वजह से भी हो सकते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। वो फर्दर डिटेल में जब आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पढ़ेंगे, उसका असाइनमेंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ब्लड क्लॉटिंग या मतलब हार्ट अटैक के डिफरेंट और भी सिम्टम्स या किस वजह से वो हो सकती है। ठीक है। तो एक तो एस्पिरिन के ज़रिए उसका ट्रीट किया जाता है, ताकि फर्दर उसमें कोई उसके ब्लड की क्लॉटिंग ना हो। ये एस्पिरिन गोली है जो आमतौर पे हमारा डिस्प्रिन के अंदर भी फार्मूला, एस्पिरिन एक फार्मूला है जो मुख्तलिफ टैबलेट्स में पाया जाता है, जिस तरह डिस्प्रिन है उसके अंदर भी, ताकि वो आपके खून को पतला कर दे। उसके अलावा एंजियोप्लास्टी है, ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए अगर आपकी कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई तो उसको खोला जाता है। किस तरह के, एक डिफ्लेटेड बलून, यानी एक ऐसा बलून अटैच होता है उस डिवाइस के एक एंड पर जिसको फुलाया जा सके। देन फिर वो उस बलून को उस आर्टरी में, ब्लॉक आर्टरी में इंसर्ट कर देते हैं। देन फर्दर फिर वो उस बलून को फुलाते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं, जिसकी वजह से वो आर्टरीज जो ब्लॉक होती है वो खुल जाती है। और ठीक इसके अलावा कुछ एक लेज़र बीम थेरेपी है, रेज़ के ज़रिए जो क्या नाम है, आर्टरी जिन 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 केमिकल्स की वजह से, जिस क्लॉट की वजह से, जिस भी वजह से ब्लॉक हुई है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है लेज़र रेज़ की ज़रिए। उसके अलावा तीसरा ट्रीटमेंट जो इसका है वो कोरोनरी बाईपास सर्जरी है, या इसको हम ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं, जिसके अंदर हम चेस्ट को ओपन करते हैं, हार्ट को ओपन नहीं करते, याद रखिएगा। और देन फर्दर उसके हार्ट का प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें क्या होता है इसके अंदर कि वो ब्लड वेसल जो ब्लॉक हो चुकी हैं उनको निकाल लिया जाता है, और उसके ज़रिए उस पेशेंट के अंदर से ही उसकी कुछ, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ही मामला रखे हैं कि कुछ ब्लड वेसल्स हमें ज़्यादा दी गई हैं, तो उस पेशेंट के लेग में से कुछ वेसल्स को निकाल लिया जाता है। देन फर्दर उनको वहाँ पर सी दिया जाता है, ये फिट कर दिया जाता है उस वहाँ पर, उस आर्टरी से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है। और उसके अलावा हार्ट के कुछ और टिश्यूज़ को भी रिप्लेस कर दिया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ बॉडी के, जिनको हम स्कार टिश्यूज़ कहते हैं। उसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ प्रिवेंशंस हैं, जिसके ज़रिए आप एक हेल्थी लाइफ स्टाइल अपना कर अपनी ज़िंदगी में
इस हार्ट अटैक से बच सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि आप सब या तो बिल्कुल ही ना करें स्मोकिंग, या बहुत ही कम, और उससे ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन तो बिल्कुल भी ना करें, और स्मोकिंग भी बिल्कुल ना करें। एक्सरसाइज डेली करके एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपना कर, और उसके अलावा अपने मेडिकल चेकअप्स रेगुलर बेसिस पे, यानी हर 2 से 3 महीने बाद, या जिस तरह भी आप चाहें, लेकिन वो रेगुलरली हों, उस तरह अपने मेडिकल चेकअप्स करवा के। साथ साथ अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या आप वैसे भी अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करके, अपनी डाइट एक हेल्थी डाइट फॉलो करके, लो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके कि लो ग्लाइसेमिक फूड्स खाएं, ठीक है, और हेल्थी डाइट प्लान को फॉलो करते हुए, अगर खुदा ना खास्ता जो हार्ट पेशेंट जिनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है, या फिर अगर वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो उन्हें तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, ठीक है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स का हीलिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, और उनके वैसे ही बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नरिशमेंट नहीं मिल रही होती, तो इसलिए हार्ट अटैक उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, या वो ज़्यादा खतरे पर होते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ सके। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह से स्ट्रेस का शिकार हैं, तो स्ट्रेस का शिकार ना रहिए, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हमारी बॉडीज़ के कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि ज़्यादा देर अगर हम ज़्यादा देर स्ट्रेस का शिकार रहें, और वो हार्मोन ज़्यादा देर हमारी बॉडी में रहें, तो वो हमारे लिए और प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। तो कभी भी स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और ख़ास तौर पे पेपर्स के लिए तो स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। इंशाल्लाह आप सबके पेपर बहुत अच्छे हो जाएंगे।